तो बात करते हैं स्टेटस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कि इसका क्या स्टेटस है, क्या ये कानून से भी ऊपर है, लॉ से ऊपर है, या भाई कानून ज्यादा ऊपर रहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आईसीआई का, है ना। और इंस्टीट्यूट कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है कि भैया वो एनफोर्स कर दे कंप्लायंसेस। केवल ये अपने मेंबर से कह सकते हैं कि भाई आपको इसको देखना है कि ये फॉलो हो रहा है या नहीं। फिर लॉ होता है तो वो तो ये कह सकते हैं ना कि आपको ये जबरदस्ती है, ये फॉलो करना ही है, लेकिन आईसीआई अपने मेंबर से कह सकता है कि आपको ये फॉलो करना है, सबसे नहीं कह सकता। तो कोई लीगल बॉडी तो है नहीं, ना ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ को ओवरराइड कर सकते हैं। तो फिर क्या करें? तो ये जब चार्टर्ड अकाउंटेंट से आईसीए कहता है, आईसीआई कहता है कि जब आप ऑडिट करेंगे तो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट, तो उसमें ये बता दीजिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुए हैं या नहीं हुए, और नहीं हुए हैं तो उससे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो इससे क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन रीडर है, जो इंफॉर्मेशन ले रहा है, वो उसे पता चल जाएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए गए हैं या नहीं। ये ऐसा नहीं है कि हम कोई उस पर पेनल्टी लगा देंगे या कुछ कोड में कह देंगे तुमने फॉलो क्यों नहीं करा है, क्योंकि लीगल बॉडी तो है नहीं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी जो है इस हिसाब से हो सकते हैं कि सबको करना चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, या इस सिचुएशन में ही एप्लीकेबल होंगे, वो बात भी यहाँ लिखी जाती है। The implication of the mandatory status of AS depend on whether the state governing the enterprise concern require compliance with the AS। जैसे कंपनी लॉ में लिखा है, आई थिंक सेक्शन 133 है शायद, कि कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब ऐसा कुछ लिखा है। तो कंपनीज एक्ट ने नोटिफाई कर रखा है 28 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैंडेट कर रखे हैं कि आपको कंप्लाई करने हैं। लेकिन एमसीए ने फिर AS6 विड्रॉ कर लिया, क्योंकि हमें पता ही है डेप्रिसिएशन पर है, और वो हमने AS10 आने की वजह से हट गया था। तो 27 नोटिफाइड है, वही वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पढ़ रहे हैं वही कंपनी लॉ में भी अप्लाई हो जाते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS क्या है? एज ए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो टर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का मतलब है ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इशू करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो इंडिया का है। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब IFRS कौन इशू करता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो पहले कमेटी बनी थी, बाद में बोर्ड में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, बाद में वो बोर्ड हो गया और IFRS नाम बदल दिया, है ना। इंटरप्रिटेशन इशूड बाय द स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशंस कमेटी। इसके अलावा कई बार क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हुआ, उसमें कोई पॉइंट है जो दिक्कत कर रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि भैया ये क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसको इंटरप्रिटेट करने के लिए स्टैंडर्ड एक इशू किए जाते हैं, कमेटी है वो इशू करती है कि भैया इसको समझने के लिए, वो भी है। और इंटरप्रिटेशन इशूड बाय द IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी ऑफ IASB, वो भी है। तो मतलब जैसे वो पैटर्न चल रहा है वैसे इंडिया में चल रहा है, जैसे वहां पर इंटरनेशनल चल रहे हैं ऐसे इंडिया में चल रहे हैं, तो सेम लाइन पर चलते हैं। IFRS को हम कह सकते हैं प्रिंसिपल बेस्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है। इनफैक्ट दे एस्टेब्लिश ब्रॉड रूल्स रादर देन द डिक्टेटिंग स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। वो एक मोटा मोटा बताते हैं कि आपको ये काम करना है, उसके बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातें नहीं कि ये होगा तो ये जर्नल एंट्री बनाओ, ये होगा तो ऐसे करो, बहुत छोटी छोटी नहीं, वो ब्रॉड बड़ी बातें करते हैं। Every major nation is moving towards adopting them to some extent। ज्यादातर कंट्रीज ने तो उसे अडॉप्ट कर लिया है, थोड़ा या पूरा। Large number of authority permit public companies to use IFRS for stock exchange listing processes। In addition, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज वो भी यूज कर सकते हैं। So over the next few years, number of companies will adopt the international standards। वैसे तो बहुत सारी कंपनी ने अडॉप्ट कर लिया है। This requirement will affect thousands of enterprises, including their subsidiaries, equity investors, and joint venture partners।
द इंक्रीज नंबर यूज ऑफ IFRS इज नॉट लिमिटेड टू पब्लिक कंपनीज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स और स्टेचुरी रिपोर्टिंग। केवल वही नहीं है, बाकी वो लोग भी फाइनेंसिंग, लाइसेंसिंग या अलग अलग बिजनेस से रिलेटेड, काम धंधों से रिलेटेड लोग IFRS को फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने बात करी थी कि इंडिया में IFRS का इंडियन वर्जन है जिसे हम इंड AS बोलते हैं, ऐसा मैंने बोला था। मैंने ये बताया था कि आप ये मानो ये IFRS है, इसमें से इंड AS बनाया है, मानो 99% सेम है 99। इसमें क्या कुछ चीजें हटाई, जैसे जो इंडिया के लिए इरेलीवेंट है वो चीजें हटा दी, उसे बोलते हैं कार्व्स आउट। और कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ क्या एक दो आइटम ये है जिसे नया इंट्रोड्यूस करा इंडिया में इंडिया के हिसाब से, उसे बोलते हैं कार्स इन। तो जो चीजें इंडिया में नई आई इंडिया में, जो IFRS में नहीं है उसे कार्स इन बोलेंगे, और जो चीजें इंडिया में नहीं है इंडिया में लेकिन IFRS में, उसे कार्व आउट्स बोलेंगे। और ऐसा नहीं है मैंने ये बोला इंड AS 99% IFRS जैसा है, मैंने ये नहीं कहा कि IFRS और इंड AS दोनों 99% सेम है। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा है। इंडिया ने मान लिया इतना ही लिया है, क्योंकि इंडिया के मतलब का जो है, तो जो जितना लिया है उतना 99% सेम, सारा नहीं लिया। क्योंकि IFRS तो पूरी दुनिया के लिए बन रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें इंडिया के लिए रिलेवेंट है, तो वो क्यों ही इंडिया के अंदर आएंगी। तो इसलिए इंडिया के अंदर हम लोगों ने वही चीज ली जो हमारे लिए मतलब की है। तो हो सकता है IFRS 40% हिस्सा हमने लिया हो, लेकिन जितना 40% लिया वो एज इट इज ले लिया, उसमें बस एक आध परसेंट चेंज करा। मेरा कहने का मतलब ये है, बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि 100% IFRS हमारा इंडिया से नहीं है। IFRS का जितना भी हिस्सा हमने इंडिया में लिया है वो लगभग वैसा ही लिया है एज इट इज, थोड़ा सा 1-2% चेंज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ICAI के साथ मिलकर बात करी कि हम IFRS को एज इट इज नहीं लेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि IFRS हाँ जी वही अप्लाई हो ना। अगर हम ये कहेंगे IFRS हम यूज करते हैं तो हमारा इंडिया की अलग से अकाउंटिंग की तो कोई पहचान है ही नहीं, हम तो IFRS यूज कर रहे हैं। तो हमने कहा हम इंड AS यूज करेंगे। इंड AS इज मोर और लेस सेम एज IFRS, बट हमारी एक सेपरेट आइडेंटिटी है कि हम इंड AS यूज करते हैं, चाहे वो हमारे इंडिया के एनवायरनमेंट के हिसाब से 99% IFRS ही है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि ये हमारा। The decision of converse rather than adoption was taken after the detailed analysis of IFRS requirement and extensive discussion with various stakeholders। तो हमने ये नहीं कहा अडॉप्ट कर ले उसे, सीधा सीधा हम क्या करा, अडॉप्ट करने की बजाय हमने कन्वर्स किया, मतलब उसको थोड़ा इंडिया में कन्वर्ट करके फिर उसको अप्लाई किया। तो accordingly, while formulating Ind AS, efforts have been made to keep these standards so far as possible in line with corresponding IAS and IFRS। तो ये क्या हमने कोशिश करी है वही ले, है ना। डिपार्चर केवल तभी करें जब हमें बहुत जरूरी लगे, जब एसेंशियल लगे कि हाँ भाई हर हालत में ये इंडिया के लिए तो ठीक नहीं है, तो ही हमने डिपार्चर किया है उस पॉइंट से। These changes have been made considering various factors such as terminology differences. Various terminology related changes have been made to make it consistent with terminology used in law। देखो कोई चीज हो सकती है बाहर की कंट्री में किसी और के नाम, किसी और नाम से जानी जाती हो, और इंडिया में किसी और नाम से जानी जाती हो, तो वहां पर लिखा कोई और नाम है, हमने इंडिया के हिसाब से उसका नाम बदल दिया, तो नाम बदलने से उसका वो थोड़ी ना चेंज हो गया कुछ, है ना। तो यहाँ लिखा है कि जैसे स्टेटमेंट ऑफ P&L इन प्लेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम। तो बाहर IFRS में बैलेंस P&L को बोला जाता है कॉम्प्रहेंसिव इनकम, तो हमने उसको क्या बोला, स्टेटमेंट ऑफ P&L। बाहर क्या बोला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम। अब हम कहने लगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम, आप कहेंगे हमने तो 11-12 में P&L अकाउंट बनाया था, कॉम्प्रहेंसिव इनकम क्या, कंपनी क्या बनाती है, P&L बनाती है। तो उसको आसान बनाने के लिए चीज वही बना रहे हैं, नाम हमने P&L रख दिया, तो ये चेंजेस हुए कुछ। अब हम बैलेंस शीट बोलते हैं, बाहर इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं।
तो होता तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही है, लेकिन हमारे इंडिया में हम उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। अब हम बैलेंस शीट बोल रहे हैं, उसका नाम बैलेंस शीट कर दिया हमने, तो ये चेंजेस थोड़ी ना चेंजेस है। तो हमने अपनी भाषा में जैसे चेंजेस होते हैं इंग्लिश से हिंदी, ऐसे हमने करा। और क्या होता है, मान लिया आईएफआरएस पूरी दुनिया के हिसाब से बनाया जा रहा है, तो हो सकता है किसी चीज के 10 ट्रीटमेंट दे रखे हो कि पूरी दुनिया इन 10 में से अपना ले। अब हमारे मतलब के दो ही है, हम 10 ऑप्शन क्यों डाले, हमने दो ही ऑप्शन डाले, तो वो भी है। तो रिमूवल ऑफ ऑप्शंस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, removal of options in accounting principles and practices in India's advised by IFRS have been made to maintain consistency and comparability of financial statement। मान लिया 10 ऑप्शन है, हर 10 तरीके के लोग काम कर रहे हैं, हम कंपैरिजन ही नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या करा, वो कंपेरेबल बनाने के लिए ऑप्शन थोड़े कम कर दिए। लेकिन जो ऑप्शन कम करें इसे कार्व्स आउट नहीं बोलेंगे। दीज चेंजेस विल नॉट रिजल्ट इनटू कार्व्स आउट। हमने बोला कार्व्स आउट वो चीज है जो वो कह रहे करो, हमने कहा ना हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, वो कार्व्स आउट। 10 ऑप्शन में से दो ले रहे थे हम, तो उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं। कार्ड्स आउट क्या है, वो कह रहे हैं कि ये करो, हम कह रहे हैं ना हम ये नहीं ये करेंगे, जो तुम नहीं कह रहे वो करेंगे, वो कार्ड्स आउट होता है। बात समझ में आती है। तो जब 10 में से दो ऑप्शन लिए, कार्ड्स आउट नहीं है, ये तो ठीक है, वही चल रहा है हमारा। डिफरेंस इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंट्री के हिसाब से होते हैं। आईएफआरएस तो पूरी दुनिया के हिसाब से चल रहा है, किसी पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से तो चल नहीं रहा है। इंडिया के हिसाब से जो हमें जरूरत है वो हम करा, तो उसे हम जो चीज हमने चेंज करा प्रैक्टिस को, उसे हम कास्ट आउट बोल देते हैं। एडिशनल गाइडेंस गिवन इन इंडिया ओवर एंड अबव व्हाट इज गिवन इन आईएफआरएस। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंडिया में है, आईएफआरएस में नहीं है, तो इंडिया में तो उसके लिए बताना पड़ेगा ना डिटेल में, तो उसके लिए एडिशनल गाइडेंस भी बताई गई। व्हाट आर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसे हम इंडियाज बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि आईएफआरएस पूरी दुनिया में अप्लाई होता है, और इंडिया के अंदर आईएफआरएस का जो इंडियन वर्जन है उसे इंडियाज बोला गया। उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए, कुछ चीजें ऑप्शन नहीं लिए गए, वो कार्स इन कार्स आउट में नहीं आए, बट कुछ अलग से चेंजेस भी करे गए। जो नई चीजें लाई गई उसे कार्स इन, और जो पुरानी चीजें हटाई गई उसे कार्स आउट बोला गया। तो इंड एएस मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस का इंडियन वर्जन है, और 100% आईएफआरएस नहीं है, मतलब उसका कुछ पार्ट है, क्योंकि जो चीज बिल्कुल इरेलेवेंट है इंडिया के लिए उसको हमने लिया ही नहीं। Ind AS are IFRS converged standard issued by the central government of India under the supervision and control of ASB of ICI and in consultancy with NFRA. NFRA recommend this standard to the MCA. MCA has to spell out the accounting standard applicable for companies in India. Indias are named and numbered in the same way as corresponding IAS. अब देखो, अगर मान लिया कोई अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 है, देखो अब आप एक बात ध्यान रखो, पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया के लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी या बोर्ड ने जो इशू करे वो दो टाइप के थे, एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक आईएफआरएस। ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पुराने थे, बाद में इनको 2001 से नया जो इशू किए गए वो आईएफआरएस बोला गया। अब इनके नंबर अलग है, इनके नंबर अलग है। तो हमने इंडिया में क्या करा, इंडिया में हमने क्या करा, मान लिया कोई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 है, तो उसको इंडिया में 5 नंबर ही दिया। और मान लिया कोई आईएफआरएस 6 नंबर है, तो उसको हमने इंडिया में 106 नंबर दिया। तो अगर कोई इंडिया में 106 है, इसका मतलब वो आईएफआरएस 6 है। और अगर कोई इंडिया में 5 नंबर है, तो इसका मतलब वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है। मतलब 100 से नीचे वाले नंबर सेम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले, 100 से ऊपर वाले नंबर में 100 माइनस कर दो तो वो आईएफआरएस का नंबर आ जाएगा। भाषण में आ गई, तो ये बात समझ में आती है। तो यहाँ लिखा है इंडियाज आर नेम्ड एंड नंबर्ड इन द सेम वे एज इन द कोरेस्पोंडेंस IAS। हाउएवर फॉर द इंडियाज कोरेस्पोंडिंग टू IFRS, one need to add 100 to the IFRS number, that is IFRS 1 is 101 in Indias। तो इंडियाज का 101 नंबर है, जो IFRS में एक नंबर।
क्लियर? अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इनकम टैक्स एक्ट में क्या है? अब इनकम टैक्स एक्ट अलग चीज है, और एक बात बताऊं, इनकम टैक्स एक्ट तो अकाउंटिंग को मानती नहीं है। वो कहती है भैया तुम अकाउंटिंग करो अपने हिसाब से, हम बताएंगे प्रॉफिट कैसे निकालना है। क्योंकि अकाउंटिंग करते हुए हमारा मेन मोटिव क्या होता है? कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, कि होने वाले एक्सपेक्टेड लॉसेस को लिखो, होने वाले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को मत लिखो। तो हम ओवर प्रॉफिट किसी भी हालत में ओवर स्टेटेड ना हो, चाहे अंडर स्टेटेड हो जाए, प्रॉफिट कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनकम टैक्स के लिए तो नुकसान है। इनकम टैक्स वाले कहेंगे तुम अपना प्रॉफिट कम पे कम करे जा रहे हो, तो हमें तो टैक्स कैसे मिलेगा? इंसान चाहता भी यही है टैक्स कम देना पड़े। इनकम टैक्स कहते नहीं, हम आपका प्रॉफिट कम नहीं होने देंगे। आपने जो अकाउंटिंग के लिए प्रॉफिट निकाला वो अलग है, हमारे लिए प्रॉफिट अलग निकालेंगे। नहीं मानते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हमारे, हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकालेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटेंड टू रिड्यूस डाइवर्सिटी इन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एक तो मेन काम है अकाउंटिंग का, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कि बहुत सारी अलग अलग लोग ट्रीटमेंट ना करके एक जैसा काम करें। दे इम्प्रूव कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी बढ़ाते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं, प्रेजेंटेशन की फेयरनेस बढ़ाते हैं। डिडक्शन एंड एग्जम्पशन अलाउड इन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑन द अदर हैंड इज ए मैटर ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट किस हिसाब से टैक्सेशन लगा रही है वो एक अलग मैटर। तो सेक्शन 145 सबसेक्शन 2 है इनकम टैक्स एक्ट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजट फ्रॉम टाइम टू टाइम इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पता है क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चीज के लिए? अकाउंटिंग के लिए, इनकम के लिए थोड़ी ना। तो इनकम के लिए क्या है? इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, ये अलग है। ऑडिटिंग के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अलग है ना, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अलग है। तो ये केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पढ़ रहे हैं, तो हर एक सब्जेक्ट में अलग स्टैंडर्ड्स है। तो यहाँ इनकम टैक्स के लिए क्या है? इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। तो उसमें बताया जाएगा कि कैसे कैसे इनकम निकालनी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर एक्सरसाइज करते हुए नोटिफाई करा इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, जिसे ICDS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ICDS, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, टू बी फॉलोड बाय ऑल एसएससी अदर देन इंडिविजुअल एंड HUF, जिनको अपने अकाउंट ऑडिट नहीं कराने, उनके अलावा सबको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है। जब सेक्शन 145 अप्लाई होता है PGBP, मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन निकालते हुए और अदर सोर्सेज निकालते हुए, ये जब आप टैक्स पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है। तो अब तक इन्होंने 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करे, मतलब टैक्सेशन के लिए ICDS इशू करा। ICDS 1 अकाउंटिंग पॉलिसी पर है, ICDS 2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, 3 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, 6 है चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट ग्रांट्स, सिक्योरिटीज, बोरोइंग कॉस्ट, प्रोविजन कंटीजेंसीज एंड कंटीजेंट एसेट्स। आप बता सकते हैं कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग है? AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज है, AS कौन सा है? 7 किस पे है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर, AS9 रिवेन्यू रिकॉग्निशन पर, AS10 फिक्स्ड एसेट पे, AS11 गवर्नमेंट ग्रांट पर, AS12 है इन्वेस्टमेंट, AS13 बोरोइंग कॉस्ट, AS16 और AS29। तो जहां जहां ये लग रहा था इनको कि भैया हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इन्होंने अपने ICDS इशू कर दिए उसमें अलग करने के लिए। जैसे रिवेन्यू रिकॉग्निशन में हमने बोला कि जब तक बिल्कुल पक्का ना हो जाए ये नहीं वो नहीं, उन्होंने कहा ना भैया ड्यू बेसिस पर ऐसे रिसीव हो जाएगा, जो पहले हो जाएगा हम इनकम मान लेंगे, इस तरीके से इन्होंने डाला उसके। देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर हम जो इनकम निकालते हैं वो
पर्सन के लिए निकालते हैं। पर्सन का मीनिंग में लिखा गया इंडिविजुअल, जो अकेला आदमी बिजनेस करता है वो इंडिविजुअल होता है। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जैसे फैमिली बिजनेस होता है, आपने देखा होगा कभी दुकान और बिजनेस होते हैं, पुराना चल रहा है फैमिली बिजनेस, वहाँ फैमिली के लोग मिलकर काम करते हैं, उनके नाम इस तरीके से होते हैं, राधेलाल एंड सन्स, राधेलाल एंड ब्रदर्स, इस तरीके के नाम होते हैं। तो उसको सेपरेट एक बिजनेस आइडेंटिटी बोला गया है कि वो एज ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हैं, तो उस पर भी अलग से वो पर्सन माना जाता है, उसकी इनकम निकालते हैं। ऐसी पार्टनरशिप फर्म को अलग माना जाता है और कंपनी को अलग माना जाता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, उन्हें अलग माना जाता है। लोकल अथॉरिटी अलग होता है। तो ऐसे हम हर टाइप के बिजनेस को अलग तरीके से उसकी इनकम कंप्यूट करते हैं, उसके टैक्स के रेट अलग होते हैं, तो वो सब इनकम टैक्स में हम पढ़ते हैं, तो उसके लिए लिखा है हिंदू। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बेसिकली हिंदू फैमिली, सिख फैमिली, बौद्ध फैमिली वगैरह सब आ जाती है। मतलब मेनली ये माने क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स नहीं आते HUF, वैसे सब आ जाते हैं। IFRS की बात करें तो सेट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय IASB, उसे हम IFRS के नाम से जानते हैं। ये ट्रेडमार्क है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड कमिटी फाउंडेशन का। इसके अंदर क्या क्या आता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आते हैं इसके अंदर, इंटरप्रिटेशंस भी आती हैं दोनों की। ठीक है। Presently, there are 15 international financial reporting standards, 28 international accounting standards, 18 IFRIC interpretations, and 8 SIC interpretations. IFRS 1 ये है फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब मान लिया आप पहली बार एडॉप्ट कर रहे हैं IFRS। अब इससे पहले तो अकाउंटिंग अलग तरीके से करते थे और अब आप IFRS को फॉलो कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, क्या करा जाए कैसे करा जाए वो इसमें बताया गया। पहले आप मान लिया फिक्स्ड एसेट है, मान लिया उसके ऊपर आप पहले कोई और मेथड लगा रहे थे, अब IFRS अप्लाई कर रहे हैं, तो वो मान लिया ये कह सकता है, मैं एक वैसी इमेजिनरी एग्जांपल दे रहा हूँ, वो ये कह सकता है कि जिस दिन आप अडॉप्ट कर रहे हैं उस दिन जो वैल्यू है WDV उसे ही आप कॉस्ट मान लो। तो इस तरीके की हमें बातें बतानी पड़ेंगी कि जब आप फर्स्ट टाइम अडॉप्ट करोगे तो क्या क्या आपको एज्यूम करना है, क्या क्या चेंजेस करनी है, वो सारी बातें हमें IFRS 1 में बता रखी। तो इंडिया में 101 हो जाएगा ये, है ना। शेयर बेस्ड पेमेंट्स, IFRS 2 है शेयर बेस्ड पेमेंट्स, IFRS 3 है बिजनेस कॉम्बिनेशन, 4 है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, 5 है नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, IFRS 6 है एक्सप्लोरेशन फॉर एन इवेल्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, IFRS 7 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, IFRS 8 है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, 9 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, 10 है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 11 है जॉइंट अरेंजमेंट्स, 12 है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज, 13 है फेयर वैल्यू मेजरमेंट, 14 रेगुलेटरी डिफरल अकाउंट्स, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर 15 है और 16 है लीज पर। IAS कोडेड स्टैंडर्ड्स, IAS 1 है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, IAS 2 है इन्वेंट्रीज, IAS 7 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, IAS 8 है अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स, IAS 10 है इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, IAS 12 इनकम टैक्सेस, 16 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये IAS 16, IndAS 16 भी है, ठीक है। IndAS 16 भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर ही है, IndAS 16 जो लगभग वैसा ही है जैसा हमारा नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, क्योंकि वो अपडेट हुआ था। IAS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस,
21 effect of change in foreign exchange rates. Borrowing cost is 23. 24 is related party disclosure. 26 is retirement benefits. Separate financial statement is 27. Investment in associate and joint venture is 28. हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स के केस में जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो 29 है, या बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन है, लिमिट से ज्यादा। पता चला पिछले साल जो चीज 1000 रुपए की थी अब 10,000 की हो गई इस साल, वहां क्या करें? वो अब ये तो इंडिया में नहीं है ना, इसकी क्या जरूरत है इंडिया में? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंटेशन, अर्निंग पर शेयर 33, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 34, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट 36, provision contingent liability and contingent asset 37, 38 is intangible assets, 40 is investment property. तो काफी कुछ आप पढ़ लेंगे इसमें। 41 is agriculture. Accordingly, while formulating IFRS converged Ind AS, effort have been made to keep this standard as far as possible in line with the corresponding IS, IFRS and departure have been made where considered absolutely essential. तो जहां बहुत ही जरूरी लगा वहीं पर ही हमने डिपार्चर किया है, ठीक है। तो इसमें हमने बहुत सारे फैक्टर हमने लिए थे ना, जैसे हमने बात करी थी नाम, कुछ चेंजेस हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से लिए हैं, ठीक है, तो ये कास्ट आउट कहलाते हैं। अब देखो इंड एस IFRS 1 है तो वो इंड एस क्या है 101, और 2 क्या है 102, ऐसे ही हमारे नंबरिंग है इसमें, ठीक है। और ऐसे ही हमारी इंड एस और IFRS के हिसाब से प्रेजेंटेशन, जो हमारी टाइटल है हमारे बता रखे हैं कि भैया क्या क्या टाइटल है और इंडिया में क्या लिए गए। तो रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्नैपशॉट हम देखें कि ये कब आए और कब कब इसको अप्लाई किया गया। तो कंपनीज अदर देन बैंक, NBFC और इंश्योरेंस कंपनी, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज थी, इंश्योरेंस कंपनीज थी और बैंक्स थे, इनके अलावा जो कंपनीज थी फेज 1 में बोला गया फर्स्ट। अब देखो मैंने आपको बताया था जीएसटी के बारे में जब पढ़ा रहा था, तो जीएसटी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या बात करी थी कि 2014 में आई थी गवर्नमेंट और उन्होंने तभी से एकदम से जीएसटी अप्लाई कर दिया था। IFRS कब से आ गए 2001 से लग आ गए थे, और इंडिया को कितने निकल गए 15 साल, कह रहे थे करेंगे करेंगे करेंगे, कुछ नहीं करा। तो ये आई गवर्नमेंट, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि इच्छा शक्ति क्या होती है अप्लाई करने की, चेंजेस को अडॉप्ट करने की, बिजनेस, भाई ये जरूरी चीज है, अब इनको टाल कैसे सकते हो? जीएसटी को टाला जा रहा था 15-20 साल से, उसको अप्लाई करा, इसको टाला जा रहा था 15 साल से। तो देखो 2014 में मई में गवर्नमेंट बनी और 2015 में इन्होंने बोल दिया, आते ही गवर्नमेंट के बनते ही बोल दिया कि 1 अप्रैल 2015 से हम इंड एस अप्लाई कर देंगे, ठीक है। वॉलंटरी बेसिस फॉर एनी कंपनी, कोई भी कंपनी चाहे वॉलंटरली वो ले सकती है, इनको अडॉप्ट कर सकती है। और बैंक बैंक वगैरह को छोड़ के कोई भी कंपनी, उनकी सब्सिडी कंपनी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, जो चाहे 1 अप्रैल से वॉलंटरली ले सकते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2016 से उन्होंने कहा मैंडेटरी हो जाएगा, ऐसी कंपनीज जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में और जिनकी नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनके लिए मैंडेटरी है 1 अप्रैल 2016 से उन्हें यूज करने ही पड़ेंगे ये इंडिया। या तो आप IFRS यूज कर लें तो भी ठीक है, क्योंकि IFRS आप यूज करेंगे तो भी माना जाएगा इंडिया यूज करते, नहीं तो इंडिया तो यूज करना ही है आपको 1 अप्रैल 16 से, जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, चाहे वो लिस्टेड कंपनी है या प्रोसेस में है, चाहे अनलिस्टेड कंपनी है,
पेरेंट सब्सिडी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर ऑफ दीज कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 और मोर, उनको भी ये कंपल्सरी बोला गया। फिर इन्होंने कहा सेकंड फेज आएगा 1 अप्रैल 2017 को, और यहाँ पर उन सबको अप्लाई करना है जिनका जो है कंपनी, ऑल कंपनीज विच आर लिस्टेड, ऑल कंपनी लिस्टेड। वहां पर हमने पहले वाले में क्या था, पहले में ये था कि कंपनी जो लिस्टेड है या लिस्टेड होने वाली है और जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या ऊपर है। दूसरे फेज में बोला कि जो लिस्टेड है उन सबको ही कराना है ना, तो ये हो गया। और फिर बी पार्ट में बोला अनलिस्टेड वाली 500 की बजाय उनको क्या कर दिया 250 करोड़। तो अब 250 करोड़ वालों को भी अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनीज लिस्टेड जो है एसएमई एक्सचेंज आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंड एस, सच कंपनी शेल कंटिन्यू टू अप्लाई एग्जिस्टिंग एएस, जो आप पढ़ रहे हैं अभी या पढ़ेंगे, वो आप पढ़ेंगे एएस, इंड एस नहीं पढ़ रहे हैं आप, इंड एस आप फाइनल में पढ़ेंगे। Other Ind AS are applicable and entity shall require to follow the Ind AS for all the subsequent financial statement, that is no looking back once the Ind AS is adopted by the, एक बार आपने Ind AS अडॉप्ट कर लिए फिर आप वापस नहीं कर सकते, Ind AS ही आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कंपनीज नॉट कवर्ड बाय द अबव रोडमैप शेल कंटिन्यू टू अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नॉर्मल वाले अप्लाई कर सकते हैं और चाहे वॉलंटरली तो कभी भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं, मैंडेटरी नहीं है। For non-banking finance companies, scheduled commercial banks, insurance companies, non-banking financial companies, तो उनके लिए बोला गया फेज 1 1 अप्रैल 2018, तो उन 500 करोड़ या उससे ज्यादा और इन सबकी होल्डिंग सब्सिडी। फिर उनके लिए फेज 2 आया 1 अप्रैल 2019, और इसमें बोला गया कि जहां इक्विटी या डेट सिक्योरिटी लिस्टेड है या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है और नेटवर्थ लेस देन 500 है, उनके लिए भी 1 अप्रैल 2019 आ गया डेट। एनबीएफसी भी होल्डिंग सब्सिडी, ठीक है। कंसोलिडेटेड के लिए भी इंडिविजुअल के लिए भी आ गया। एनबीएफसी हैविंग नेटवर्थ बिलो 250 करोड़ एंड नॉट कवर्ड अंडर द अबव प्रोविजन शैल कंटिन्यू टू अप्लाई एग्जिस्टिंग एएस, तो एग्जिस्टिंग एएस 250 करोड़ से नीचे वाली एनबीएफसी के लिए नहीं अप्लाई हुए हैं, ठीक है। तो ये बात आ गई सन में। यहां पर बोला वॉलेंटरी एडॉप्शन ऑफ इंड एस इज नॉट अलाउड फॉर दीज कंपनी, क्योंकि है ना बैंकिंग कंपनी का थोड़ा अलग हिसाब के लिए इन्होंने कहा कि भैया इस हिसाब से चल। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो रीजनल बैंक वगैरह होती हैं तो उनको इंडिया 1 अप्रैल 18 से लेने थे, ठीक है। तो इनके लिए भी बताया गया कि कब कब कर सकते हैं। पहले बोला गया इनको 1 अप्रैल 2018, फिर उनको कहा नहीं एक साल और लेट कर लो 1 अप्रैल 2019, क्योंकि थोड़ी दिक्कत आती है। फिर इनको थोड़ा सा और लेट करा गया। तो इस तरीके से इंडिया से इन्होंने कहा अभी नहीं लगाएंगे, जब तक हम बोले ना, जब तक आपको नहीं लगाना है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बैंक्स वगैरह के लिए तो बहुत ही। इंश्योरेंस कंपनी के लिए फिर इनके लिए बोला गया 1 अप्रैल 18। आईआरडीए है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने डिफर कर दिया और इफेक्टिव डेट डिफर करके 1 अप्रैल 20 कर दी। फिर इन्होंने सर्कुलर करा कि जब तक हम फर्दर नोटिस नहीं करेंगे जब तक नहीं, मतलब इनके लिए नहीं हो पाया, ये बड़ा मुश्किल है इनके, अब बहुत ही आप पढ़ेंगे जब फाइनल में तो पता चलेगा कि भैया दुनिया ही अलग है। तो और अगर ये आपको अच्छे से आ जाएंगे इंडियंस तो आप वैसे ही इतने डिमांडिंग हो जाएंगे, क्योंकि जो कंपनीज है बड़ी बड़ी कंपनीज, उनको ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है जिन्हें बहुत अच्छे से इंडियंस आते होंगे आईएफआरएस। तो जब आप इंडियंस पढ़ लेंगे तो मतलब आईएफआरएस ही पढ़ लिया आप, तो आपको काफी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो कंपनी ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें बहुत अच्छे से नॉलेज है। एंटरप्राइजेस टू विच द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई, the accounting standard apply in respect of any enterprise whether organized in corporate, cooperative or other firm engaged in commercial, industrial or business activities, तो इन सब के लिए अप्लाई होता है, ये बता रखा है। जो आपको बता दिया गया कि कब कब किस किस के लिए एप्लीकेबल है, बैंक वगैरह जिनके लिए अप्लाई नहीं है वो भी बता दिया। मैंडेटरी किन किन के लिए है ये हमने देख लिया है ना। Section 129(1) of Companies Act requires company to present their financial statement
इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड इन सेक्शन 133। मैंने आपको बताया था सेक्शन 133 है, उसमें नोटिफाई कर रखे हैं। और ऑडिटर, जो ऑडिटर रिपोर्ट देता है वो भी बताता है कि जो कंपनी ने अकाउंटिंग करी है वो सेक्शन 133 में प्रेस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से की करी है या नहीं करी है, तो वो भी उसके अंदर बताता है। तो ठीक है, आपको क्या करना है कि भाई ये देखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए गए हैं या नहीं किए। प्रोवाइडेड ऑल्सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट बी ट्रीटेड एंड नॉट डिस्क्लोजिंग इट टू अ फेयर व्यू। तो वहां पर मेनली बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट दे डूज नॉट, अब देखो मेन काम चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने के बाद रिपोर्टिंग करते हुए ये बताना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू फेयर व्यू बता रही है या नहीं बता। इन केस ये ट्रू फेयर व्यू नहीं दे रही हैं तो उस वो अपनी रिपोर्ट में बताता है कि इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। लेकिन ये कह रहा है केवल इस वजह से ट्रू एंड फेयर व्यू से आप मना नहीं कर सकते, मतलब वो केवल ये रीजन से आप नहीं कह सकते कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। देखो क्या लिखा है, प्रोवाइडेड ऑल्सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज नॉट डिस्क्लोजिंग ट्रू फेयर व्यू। अब ये ना माने कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है केवल इसलिए कि उन्होंने ये नहीं बताया। इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, any matter which are not required to be disclosed by Insurance Act 1938 and Insurance Regulatory and Development Authority 1999। मालिया इंश्योरेंस कंपनी है, उनके इंश्योरेंस एक्ट में कोई बात बताई है कि ये, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा ये डिस्क्लोज करो, उन्होंने कहा हमारे इंश्योरेंस एक्ट में नहीं, हम तो नहीं कर रहे डिस्क्लोज। तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया करना ही जबरदस्ती है, नहीं तो हम कह देंगे कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं। वो कहें क्यों भाई, हमारी इंश्योरेंस कंपनी का एक्ट है, वो नहीं कह रहा तो हम क्यों कहें। ऐसी बैंकिंग कंपनी का 1949 है, अब उनके हिसाब से अगर नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई वो कह रहे हैं हमारे इंश्योरेंस बैंकिंग एक्ट में तो नहीं बोल रखा बैंकिंग एक्ट में, तो हम क्यों करें। तो वही है, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, ये तीन ऐसी मेजर पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज हैं जिनके अलग एक्ट है। तो अगर वो अपने एक्ट के हिसाब से चल रहे हैं और इंडियस के हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। समझ रहे हो, वो अपने अगर रेगुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं तो वो सही माने जाएंगे। इसके अलावा और कोई भी कंपनी किसी और लॉ एक्ट में कवर होती है और उनके अपने हिसाब से चल रही है तो आप वो भी ठीक है। एज पर द कंपनीज एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग उसमें ऐड भी कर सकती है ना, और इशू भी कर सकती है। फाइनेंशियल आइटम टू विच द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं हर एक चीज पर जो मेटीरियल है, मतलब जिसकी वैल्यू भी ठीक ठाक है, उस सब पर ये अप्लाई होते हैं। तो जो भी हमारी मटेरियल आइटम है उन सब पर ये अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, ये एन आइटम इज कंसिडर्ड मटेरियल। अब मटेरियल आइटम का क्या मतलब है, हो सकता है आपके लिए 100 रुपए कोई अमीर ना रखते हो, दूसरे के लिए रखते हो। तो ये जो ऑडिटर होता है उसकी जजमेंट पर डिपेंड करता है कि क्या इकोनॉमिक है, मतलब क्या मटेरियल है। वैसे मटेरियल आइटम उसे बोलते हैं जिसके चेंज होने पर या गड़बड़ होने पर जो यूजर है डिसीजन अपना बदल सकता है ना। जैसे मान लिया आप कोई चीज खरीदने के लिए गए, आप रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए गए, अब रेफ्रिजरेटर पर पीछे एक निशान है, ठीक है। अब हो सकता है उस निशान की वजह से आप उसे कहें हम तो नई चीज खरीद रहे हैं, हम तो नहीं खरीद रहे। या हो सकता है 2000 रुपए का वो डिस्काउंट दे रहा है, क्या जी 2000 का डिस्काउंट मैं इसलिए दे रहा हूँ, निशान है साइड में ही है, सामने तो है नहीं। और आजकल तो आप रेफ्रिजरेटर के ऊपर अलग अलग मैग्नेट लगाते हैं, लगा दो निशान छुप जाएगा, 2000 रुपए बच जाएंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज तो है ना, मटेरियल तो है, बताना तो पड़ेगा ना। एक पिक्चर आई थी ना, कौन सी थी वो, आयुष्मान खुराना थी, गंजा होता बेचारा वेग लगाता है, बताता नहीं है, बाद में जब गंजा दिखाई देता तो शादी टूटने की तरफ हो जाती। बताना पड़ेगा ना, आप विग लगाते हो, शादी हो रही है, विग लगाते हो तो बताओगे तो सही मैं विग लगाता हूँ ना। पता चला शादी के बाद पता चला गंजा है, दिक्कत हो जाएगी। ऐसी चश्मा लगाते हैं लोग, चश्मे की जगह कॉन्टेक्ट लेंस भी लगा लेते हैं। माली अरेंज मैरिज हो रही है तो बताना चाहिए कि इस समय मैंने कॉन्टेक्ट लेंस लगा रखे हैं, नहीं तो हम चश्मा लगाते हैं, तो ये बात बतानी चाहिए ना।
अगर आप डिफेक्टिव पीस हैं तो बताएं कि हमारे कितनी बार मशीनरी जो है मैकेनिक के पास जाके खुल चुकी है, तो बताना चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है जिससे डिसीजन में बदलाव आ सकते हैं वो बताना चाहिए। अब आप कार खरीदने के लिए जा रहे हैं, का कार देख लो, क्या और कुछ बताना है इसके बारे में? पता चला 3 बार एक्सीडेंट हो चुका है कार का, तो बताना चाहिए ना। तो जो डिसीजन को बदल सकती है चीजें वो मटेरियल होती है, तो उन सब चीजों पे अप्लाई होता है। मटेरियलिटी इज नॉट नेसेसरली ए फंक्शन ऑफ साइज, वो जरूरी नहीं है कि अमाउंट के हिसाब से हो। मटेरियलिटी एक वैसे बात होती है जो इंफॉर्मेशन, पेनल्टी 50,000 रुपए की लगती है अगर कैन बी सीम टू बी रिलेटिव। अब 50,000 रुपए की पेनल्टी अगर लगी है तो किसी कंपनी के लिए बहुत छोटी अमाउंट हो सकती है। अब रिलायंस के लिए 50,000 रुपए तो क्या है, कुछ भी नहीं है, और एक छोटे मोटे बिजनेस के लिए 50,000 बहुत बड़ी हो सकती है। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन किन पे कौन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, इसके लिए जो बिजनेस है उन्हें अलग अलग टाइप के बिजनेस में डिवाइड किया गया। For the purpose of compliance of the accounting standard, ICAI has issued an announcement on criteria for classification of entities. क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में क्लासिफिकेशन की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर अप्लाई होगा। एज पर द अनाउंसमेंट, एंटिटी को 4 टाइप की एंटिटीज में डिवाइड किया गया, लेवल 1 2 3 4, ऐसे अलग अलग हमारे लेवल है, ठीक है। तो जो लेवल 1 2 3 4 में लेवल 1 के अलावा 2 3 4 है, उन्हें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज बोलते हैं। However, when the accounting standards were notified by the central government in consultation with the National Advisory Committee, तो वो बताते हैं कि ये किन किन पे अप्लाई होगा। तो जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू होता है तो बताया जाता है किन किन के लिए एप्लीकेबल है। तो क्राइटेरिया के हिसाब से देखा जाएगा एज जो भी है, और अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटी issued by the government, there are 2 level, mainly small and medium size company। जो कंपनी साइड में बताया गया वो स्मॉल एंड मीडियम साइज बताया गया, एंड कंपनीज अदर देन द स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी, एसएमसी स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी, और नॉन एसएमसी अदर देन स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी। तो जो नॉन एसएमसी है वो जस्ट लगभग वही है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लेवल 1 बताया गया है। लेवल 1 क्या है, जो देखो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इन्हें क्या बोला गया था, मीडियम, स्मॉल, माइक्रो, है ना। और ये कह रहे हैं कंपनी साइड में हम स्मॉल एंड मीडियम ही कह रहे हैं, तो अदर देन स्मॉल मीडियम तो ये हो गया ना, माइक्रो भी स्मॉल मीडियम में ही आ गया। तो ये लेवल 1 पे तो सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे, वही लिखा है नॉन एसएमसी आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो सब पर अप्लाई होंगे ही होंगे। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, वो भी ये देख लेते हैं। क्राइटेरिया क्या है क्लासिफिकेशन का, तो काउंसिल ऑफ आईसीआई 400 मीटिंग हुई थी इनकी 19 मार्च 2021 को, और वहां पर इन्होंने बताया था कि क्या है हमारे, तो इन्होंने कहा था 1 अप्रैल 2020 से होगा। फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नॉन कंपनी एंटिटीज उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, लेवल 1 2 3 4। लेवल 1 एंटिटीज लार्ज है, 2 मीडियम है, 3 स्मॉल है, और 4 माइक्रो है, ठीक है। तो ये हमें बताया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कंपनी एंटिटीज जो आईसीआई ने डिसाइड किया, लेवल 1, इन्होंने कहा नॉन कंपनी एंटिटीज विल फॉल इन एनी वन ऑफ द मोर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, तो उन्हें लेवल 1 बोलेंगे। ऐसी कैटेगरी जो लिस्टेड हैं या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, उन्हें इंडिया में या इंडिया के बाहर, उन्हें हम क्या बोलेंगे, लेवल 1। बैंक्स, उन्हें क्या बोलेंगे, लेवल 1। ऑल एंटिटीज जो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटी करती हैं और जिनकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर में, अदर इनकम को छोड़कर, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 250 करोड़ रुपीस से ज्यादा है,
वो भी लेवल 1 में आएंगी, और ऑल एंटिटीज जिनका लोन 50 करोड़ से ज्यादा है पिछले साल का, वो भी लेवल 1। तो सेल 250 करोड़ से ज्यादा, रेवेन्यू 250 करोड़ से ज्यादा, बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा, तो उसे क्या बोलेंगे? लेवल 1 एंटिटी। और इनकी होल्डिंग सब्सिडरी भी आ जाएंगी। लेवल 2 में कौन आएगा? जो लेवल 1 में नहीं आया, लेकिन उनकी जो टर्नओवर है 50 से 250 के बीच में, 50 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में है, और बोरोइंग 10 से 50 करोड़ की। होल्डिंग सब्सिडरी इनकी लेवल 3 में आएंगी, जो लेवल 1-2 में नहीं आई है, और जिनकी टर्नओवर 10 से 50 करोड़ के बीच में है, और जिनकी बोरिंग 2 से 10 करोड़ के बीच में है, और इनकी होल्डिंग सबसे क्लियर। बाकी सब कहाँ आएंगी? लेवल 4 में। रिमेनिंग सब लेवल 4 में आ जाएंगे। तो ये था हमारा बेसिक कि भैया क्या है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें दे रखी हैं आपके स्टडी मटेरियल में कि ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये वाला पैराग्राफ इस वाली एंटिटी पे अप्लाई होगा, ये वाला पैराग्राफ इस पे नहीं होगा, फलाना ढिमकाना। भैया इतना आप याद नहीं कर सकते। 27 एएस है, उसके अंदर दुनिया भर की बातचीत है, उसके अंदर हम ये पता लगाएं कि ये वाला पैराग्राफ इस पे अप्लाई होगा, ये वाला। भैया नहीं, इतना नहीं हो सकता। ना हम पढ़ा सकते हैं, ना हम पढ़ सकते हैं। उन सबको नमस्ते करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास से हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना शुरू कर देंगे। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक बेस पढ़ा है, अब हम नेक्स्ट क्लास से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है ये थोड़ा थियोरिटिकल ज्यादा ही था, कोई न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं था, लेकिन आने वाले जो भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे उसके अंदर न्यूमेरिकल भी आएंगे, थियोरिटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, और मेनली हमें उसमें समझना है मोटी मोटी चीजें कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या चाहता है आपसे, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों आया है। एक तो ये लॉजिक सोचेंगे हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कि ये क्यों आया और वो क्या चाहता है। 4 ही रिक्वायरमेंट बताई थी मैंने, क्या क्या होती है? रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। तो हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 4 चीजें मेन होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपकी स्टडी मटेरियल के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ना शुरू करेंगे।